Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So let's start with our today's topic, which was the remaining part of our chapter number 1, that is the introduction to genetics. Yesterday we have studied about Mendel, his work, the plant he took as an experiment plant, the characters which he studied, and the different reason for which the Mendel's work was remained unnoticed for a very long time. So, how he became father of genetics? Behind this, 3 people played very important role, and their names are Hugo de Vries, Carl Correns and Eric von Tesselman. ये जो 3 लोग हैं बेटा, ये कुछ इसी तरह का काम जो थे वो कर रहे थे, इनहेरिटेंस के ऊपर काम कर रहे थे. तो उन्होंने अपने काम के साथ ही जो है वो दोबारा से मेंडल का जो वर्क है वो रीडिस्कवर किया इन 1900. ठीक है, तो आपको एक बात बता देती हूँ कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च से रिलेटेड और पहले जितने लोगों ने उस रिसर्च पे काम किया होता है हम उसे जो है वो स्टडी करते हैं. इससे क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई नई चीज या कोई हेल्प जो है हमें मिल सकती है. ठीक है, किसी पुराने को ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमने कोई नई कॉपी बनानी है, नया कुछ करा, तो थोड़ा सा हम पिछले वाले को देखते हैं कि पिछले वाले जो था कॉपी उसमें क्या पैटर्न था. तो सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी होता है. जब कब कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स पहले परफॉर्म किए गए होते हैं लोगों के द्वारा उनको स्टडी किया जाता है. तो ये लोग तीनों ने ही मेंडल्स के वर्क को जो है वो स्टडी किया और रीडिस्कवर किया 1900 में, और ये जाना गया कि हाउ वंडरफुल वॉज दी मेंडल्स वर्क, कितना बढ़िया उन्होंने काम किया था और उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, वो सारी चीजें दोबारा से रीडिस्कवर हुई और इसकी वजह से बाद में उन्हें ही वॉज नेम्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू दी लॉज जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे, और बाद में पता चला कि द लॉज गिवन बाय मेंडल वर एप्लीकेबल ऑन नॉट ओनली द प्लांट्स बट ऑल्सो ऑन द एनिमल्स. राइट, सो टॉकिंग अबाउट द Mendel's law of inheritance, the first law is the law of dominance. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, वैसे तो ये जो हमारा चैप्टर है बेटा, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाद में जो है हर एक लॉ और हर एक जो आगे इंटरेक्शंस आएंगी आपको वो हम डिटेल में करेंगे. बट जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन वी विल डिस्कस दिस. फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? जैसे कि नाम से ही पता लगता है, नेम इटसेल्फ इज क्लैरिफाइंग दैट डोमिनेंस मीन्स कोई चीज जो दूसरे पे हावी होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंस. ठीक है, तो ऐसे ही मेंडल्स ने जो था किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अल्फाबेट जो थे वो सिलेक्ट किए. जैसे कि टॉलनेस, द टॉलनेस ऑफ द प्लांट जो थी उसको उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अल्फाबेट ले लिए, कैपिटल टी कैपिटल टी. कैपिटल उस अल्फाबेट को लिया जो ट्रेट जो करेक्टर उन्हें ज्यादा देखने को मिला. ठीक है, तो वो उन्होंने ले लिया एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर. और जब इस डोमिनेंट कैरेक्टर, मान लीजिए कि टॉल प्लांट है, जब इसे हमने क्रॉस करवाया, इसकी जब ब्रीडिंग करवाई आपकी ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो हमें मिला अगेन अ टॉल प्लांट. और उन्होंने इन दोनों की क्रॉसिंग से बना हुआ जो टॉल प्लांट था उसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया. कुछ इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है मेंडल ने परफॉर्म किए. आगे आपको जो मैं डिटेल करवाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी. जैसे टॉल प्लांट को हम लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल, ड्वार्फ इज दी स्मॉल टी स्मॉल टी. ये यहाँ पर इनके गैमीट्स बन गए. गैमीट्स कैसे बनते हैं? यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस होता है. मियोसिस के बाद क्या होता है, जो ट्रेड्स होते हैं, जो आपके अलील्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, जो पहली जनरेशन जिसे हमने फर्स्ट जनरेशन और दी फर्स्ट फिलाइल कहा था मेंडल ने, उसके कॉम्बिनेशन से बना हमारा कैपिटल टी एंड दी स्मॉल टी. ठीक है, तो ये प्लांट जो है बेशक इसमें एक स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, बट फिनोटिपिकली यानी कि देखने के लिए ये प्लांट जो है वो टॉल ही रहेगा, वो डॉर्फ नहीं रहेगा. तो ऐसा करेक्टर जिसके ऐसा ट्रेट या ऐसा अलील जिसकी प्रेजेंस में दूसरा अलील अपने आप को शो नहीं कर पाता, मेंडल ने इस चीज को फैक्टर कहा था कि ऐसा फैक्टर जिसकी प्रेजेंस में दूसरा फैक्टर अपने आप को जो है वो शो नहीं कर पा रहा. अदरवाइज टी स्मॉल टी इज फॉर दी ड्वार्फनेस बट इट इज नॉट कैपेबल टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ. सो कैपिटल टी विल एक्ट एज अ डोमिनेंट factor, whereas the small t will be represented as a recessive
करेक्टर। इसी तरह से ही मेंडल ने अपने 7 करेक्टर्स में पता लगा लिया था कि कौन से डोमिनेंट करेक्टर्स हैं पी प्लांट के लिए और कौन से जो है वो रिसेसिव करेक्टर्स हैं। इसके बेसिस पे उन्होंने दिया लॉ ऑफ द डोमिनेंस, राइट। So law of dominance in this capital T is dominant over the small t. Now next law of the segregation, also called as the law of the purity of gamete. इसके क्या बोलता है ये? According to this law, when the gametes are formed, जैसे मैंने एक सिंपल सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया है, तो जब हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। जैसे ह्यूमन की बात करें बेटा तो कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में? 46। लेकिन जब हमारे गैमीट्स में मियोसिस, कौन सा प्रोसेस होगा बीच में? जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो गैमीट्स में रह जाते हैं हाफ। जैसे हम ये, अगर हमारा ये मेल है तो जो हमारे स्पर्म्स बनेंगे, हर स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। अगर ये फीमेल है तो फीमेल जो है वो ओवम होगा, हर ओवम में कितने, आपके एग में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। दैट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज बीइंग हाफ्ड। ये तो हमने अभी पता लगा ना, हमें बहुत टाइम बाद पता लगी ये चीजें कि जो करेक्टर्स, जो पेरेंट्स में जो जितने क्रोमोसोम है उसके हाफ जो है वो गैमेट्स में रह जाएंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। बट मेंडल को ये कुछ पता नहीं था, मियोसिस, माइटोसिस, ये कोई चीज उन्हें पता नहीं थी। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन, बिकॉज ही वॉज अ गुड मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट ऑल्सो, he interpreted that the factors they are segregated at the time of the gamete formation, कि जो ये फैक्टर्स जो कि पेरेंट्स में डबल होते हैं, 2 के पेयर में होते हैं, ये जब गैमीट्स में जाते हैं तो ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम पी प्लांट की बात कर लें तो हर एक पोलन में जो है वो सिंगल टी जाएगा और हर एक जो आपका ओव्यूल है उसमें स्मॉल टी जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज द law of segregation, that the alleles or the factors they segregate from each other at the time of the gamete formation, and this is also called as the law of the purity of gametes. Why? Because every gamete is pure. हर एक sperm में एक ही टी होगा, हर एक ओवम में एक ही स्मॉल टी होगा, ठीक है। तो गैमीट्स क्या हुए? प्योर हुए। या तो उसमें कैपिटल टी होगा, सभी स्पर्म्स में या सभी पोलन में कैपिटल टी होगा और सभी ओवम में स्मॉल टी होगा, ठीक है, मिक्स नहीं होगा। तो गैमीट्स हमारे जो होते हैं प्योर होते हैं क्योंकि हर करेक्टर के लिए उनके पास एक ही फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। सो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इन डिटेल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। जैसे छोटा सा मैंने क्रॉस बनाया है आपको समझाने के लिए, सेम वैसा ही कि जैसे जो भी हमारे स्पर्म्स आए, यहाँ पे तो मैंने किसी एनिमल का एग्जांपल ले लिया। अगर आप बात करेंगे प्लांट की तो यहाँ पे हम बनाएंगे पोलन एंड इन केस ऑफ फीमेल वी विल शो इट एज द ओव्यूल्स। सो द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। Now the next law is the law of the independent assortment. Now what is this law? According to this law, कि ये तो हमने जो अभी क्रॉस बनाया ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, दिस ऑल टर्म्स आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जब हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर्ली, तो उसमें हम ये सारी चीजें पहले ही जो टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स, वो डिस्कस कर लेंगे। But before that, only just an introduction. What is the law of independent assortment? That the factors of the different characters, they segregate from each other independently at the time of the gamete formation. मतलब ये हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया है जहां पे हमने एट अ टाइम एक ही करेक्टर को जो है वो कंसिडर किया है। इफ वी टेक 2, अगर हम कोई 2 करेक्टर्स एक साथ साइमल्टेनियसली ले लें, जैसे कि मैंने ये एक क्रॉस बनाया है, दिस इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी 2 करेक्टर्स साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने यहाँ पे पी प्लांट का ही राउंड सीड येलो कॉटिलीडन जो है वो करेक्टर लिया है। राउंड सीड के लिए जो है वो मैंने ले लिया है, राउंड सीड इज द डोमिनेंट करेक्टर, सो वी हैव कंसिडर्ड इट एज कैपिटल आर। Yellow cotyledon is again a dominant character, so capital Y, and
उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो है आपका रिंकल्ड सीड, जैसे मैंने बनाया भी है थोड़ा सा रिंकल्ड सीड, और उसका कॉटलिडन जो है वो क्या आएगा, ग्रीन। ये मेरे से पूरा ही ग्रीन हो गया, अदरवाइज सिर्फ ये पार्ट जो है कॉटलिडन, आप बॉटनी पढ़ते हैं, यू नो मच बेटर देन मी कि कॉटलिडन ही हमने जो था वो ग्रीन बनाना था। तो ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसा क्रॉस जिसमें कि हम दो करेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं, उसे डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो अब देख रहे हैं मैंने यहाँ दो करेक्टर्स लिए, इधर भी दो करेक्टर्स हैं, ये भी दो करेक्टर्स हैं। जब यहां पर मियोसिस होगी, when meiosis will takes place for the formation of gametes, these alleles will or these factor will assort independently, ये आपस में independently assort होंगे। ठीक है, जैसे कि अब इसको आगे और डिटेल बताती हूँ आपको, जिससे ज्यादा क्लेरिफाई होगा। ये तो मैंने बनाई है F1 जनरेशन। अगर हम F2 जनरेशन को देखें, ये क्रॉस आपको दिख रहा होगा, अगर हम F2 जनरेशन को देखें तो F2 जनरेशन के लिए हमने जो पेरेंट्स लिए हैं वो आप जानते ही हैं, प्लस 2 में आपने पढ़ा भी है थोड़ा जेनेटिक्स, कि F1 इंडिविजुअल जो है उसी की हम क्रॉसिंग करवा के जो है वो F2 जनरेशन जो है वो लेते हैं। तो ये हमारे जो F2 जनरेशन के 2 पेरेंट्स हैं विच वी हैव टेकन फ्रॉम द F1 जनरेशन, दीज विल फॉर्म गैमेट्स इन दिस मैनर, कैपिटल R capital Y, capital R small r capital Y, and small r small y. Means what? That these alleles will assort independently. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कैपिटल R के साथ हमेशा कैपिटल Y ही आएगा या स्मॉल r के साथ स्मॉल y ही आएगा। कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी आ सकता है, स्मॉल y भी आ सकता है, कैपिटल Y के साथ स्मॉल r भी आ सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन जो है वो गैमेट्स में बन सकता है। एंड दिस इज द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट द अलील्स दे, अब अलील्स है ना, R जो है वो शेप बता रहा है, Y जो है वो आपका कॉटिलिडन का कलर बता रहा है। तो ये जो दो अलील्स हैं, दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। देयर इज नो कनेक्शन, और वी कैन से देयर इज नो लिंकेज बिटवीन देम। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, बाद में ये दोनों के दोनों लॉज जो मेंडल ने दिए थे, ये बाद में हमारे कुछ लॉज जो थे वो फेल हो गए। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो भी फेल हो गया, कहीं कहीं वो जो है उसके एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी एक्सेप्शन है, एंड द नेम ऑफ द एक्सेप्शन इज द लिंकेज। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आपकी बुक में दिए हैं कुछ डेविएशंस। जस्ट इंट्रोडक्शन दी हुई है कि व्हाट आर द डिफरेंट डेविएशंस, कि आपका जो मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं उसके अलावा भी कुछ चीजें जो हैं वो हमें अलग देखने को मिली लेटर ऑन स्टेजेस में। ठीक है, जब बाद में इसके ऊपर और काम होता गया तो हमें और नई नई चीजें मिलती गई। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि ऐसा फिनोमिना जिसमें जो डोमिनेंट अलील है वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है रिसेसिव के ऊपर। अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो वो इंडिविजुअल क्या होगा, टॉल होगा, बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इट इज नॉट सो, एंड सम इंडिविजुअल in some traits, in some type of organism, the dominant allele is not completely dominant over the recessive one, and it is called as the incomplete dominance. इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बाद में, मिराबिलिस जिलापा, जहां पे मैं आपको दिखा देती हूँ ये थोड़ा सा। जैसे कि हम मिराबिलिस जिलापा के फ्लावर्स अगर हम लेते हैं तो कैपिटल आर जो है वो प्योर रेड फ्लावर है, स्मॉल आर जो है वो प्योर व्हाइट फ्लावर है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, गैमीट्स बन गए, गैमीट्स में दोनों जो है वो अलील सेग्रीगेट हो गए। जब F1 जनरेशन बनेगी तो दोनों जो हमारे अलील्स हैं फिर से रिकम्बाइन कर जाते हैं, और हमारे पास ये इंडिविजुअल क्या आना चाहिए था, बेसिकली इट शुड बी रेड। वाई रेड? बिकॉज अवर डोमिनेंट अलील इज रेड, बट इट इज नॉट सो। अवर F1 जनरेशन दैट कम्स आउट टू बी ऑल पिंक, जिनमें भी कैपिटल R स्मॉल r इंडिविजुअल होगा वो पिंक होगा। इसका मतलब ये हुआ द कैपिटल R इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल r, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेटर ऑन हम इसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद आ गया को डोमिनेंस। को मतलब एक साथ बराबर डोमिनेंस। कुछ अलील्स ऐसे होते हैं जहां पे ना कोई रिसेसिव ना कोई डोमिनेंट, दोनों बराबर के डोमिनेंट।
कोडोमिनेंट मीन्स बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। आप सभी जानते हैं, हमने ब्लड ग्रुप जो है वो पढ़ा भी है और हम साइंस स्टूडेंट हैं, तो हमें ब्लड ग्रुप की नॉलेज पहले से ही है। नो नीड टू टेल अगेन एंड अगेन कि अगर जो ब्लड ग्रुप होता है, अगर किसी इंडिविजुअल में ए बी, कई इंडिविजुअल उनका ब्लड ग्रुप होता है ए बी, क्योंकि उसमें अलील ए भी होता है और अलील बी भी होता है। कई इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप होता है ए, कईयों का बी, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ द कोडोमिनेंस। दैट मीन्स कि अलील ए एज वेल एज अलील बी आर बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। इन दोनों में से कोई भी कम या ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, ठीक है। डिटेल में बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज द मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील का क्या मतलब हुआ? मल्टीपल अलीलिज्म मीन्स अभी तक हमने यही देखा कि हमारे किसी भी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलील्स या दो फैक्टर्स जो थे वो प्रेजेंट होते थे। जैसे कि टॉलनेस के लिए या आपकी लेंथ के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ठीक है। कोर डोमिनेंस में आपने ब्लड ग्रुप लिया तो ए और बी की ही बात की, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो एबीओ सिस्टम है। एबीओ सिस्टम है यानी कि या तो हमारा ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, हमारा ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, हमारा ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है और हमारा ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट? कि हमेशा ही किसी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलील ही जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही हो, दो से ज्यादा। जब भी दो से ज्यादा अलील किसी एक ही ट्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम मल्टीपल अलीलिज्म कहेंगे। एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज दी ब्लड ग्रुप। ऐसे ही हमारे और एग्जाम्पल हैं ड्रोसोफिला, आई कलर एंड विंग शेप ऑफ ड्रोसोफिला, विच विल बी डिस्कस इन अवर लेटर क्लासेस। नेक्स्ट इज द लिंकेज। लिंकेज इज व्हाट? लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ द इनहेरिटेंस। जैसे कि अगर हम बात कर लें, जैसे मैंने अभी आपको डाई हैबिट क्रॉस दिखाया था, तो डाई हैबिट क्रॉस में मैंने ये जो हमारा F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्रॉस था, तो इसमें क्या था, मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई ही आएगा या स्मॉल आर के साथ जो है वो स्मॉल वाई भी आएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड हैपन ऑलवेज। इट कैन दीज टू अलील्स कैन कम इन एनी कॉम्बिनेशन, but there is again an exception to this phenomena of the independent assortment, and that is linkage। कि कुछ अलील्स ऐसे हैं जो हमेशा ही एक साथ ही आपको हर जनरेशन में देखने को मिलेंगे। हमेशा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही होगा। इन सम केसेस, वो स्पेशल केसेस क्या है हम बाद में करेंगे, लेकिन देयर आर सम केसेस इन विच टू अलील्स या टू जो आपके अलील्स हैं जो टू ट्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा एक साथ ही देखने को मिलेंगे आपको, पेरेंट्स में भी और ऑफस्प्रिंग्स में भी। रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या है, लिंकेज। ये दोनों इतने नजदीक हैं आपस में, क्रोमोसोम के ऊपर जो इनका लोकाय है, क्रोमोसोम के ऊपर जो इनकी लोकेशन है वो इतनी नजदीक है कि ये अलग हो ही नहीं पाते और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एज इट इज ही ट्रांसमिट हो जाते हैं, राइट। Now the next is the lethal allele. What are the lethal allele? Lethal alleles are those alleles which when present in homozygous condition, अगर ये homozygous condition में आ जाते हैं तो उस organism की death जो है वो cause कर देते हैं। जैसे हमारा क्रीपर चिकन है, उसमें कैपिटल सी जो है अगर आ जाता है तो वो डेथ जो है वो चिकन की कर देता है, चिक की जो है वो डेथ कर देता है। तो लीथल मीन्स डेथ कॉजिंग जीन्स विच प्रेजेंट व्हेन इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि जब दोनों एक जैसे हो जाएंगे, या इस तरह से या कोई और एग्जांपल ले लें जैसे कि इस तरह से, तो या स्मॉल एच ले लें आप, चाहे वो डोमिनेंट कंडीशन हो चाहे वो रिसेसिव कंडीशन हो। कई लेथल जीन्स जो है वो रिसेसिव कंडीशन में इफेक्टिव होती है और कई लेथल जीन्स जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में इफेक्टिव होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन मीन्स, मतलब अभी तक हमने जितने भी ऊपर ये एग्जाम्पल्स पढ़े वहां पर हम देख रहे थे कि एक ही तरह के अलील्स के बीच के इंटरेक्शन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस क्या था, टी और टी, दोनों टी लिए, आर और आर है तो आर ही ना, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, मींस अदर इट में बी डोमिनेंट और इट में बी रिसेसिव, और इट में बी अ डोमिनेंट टॉल ट्रेट और अ रिसेसिव टॉल ट्रेट। ऐसे ही हमने लेथल के लिए भी बात की, लीथल के लिए चाहे कैपिटल सी हो स्मॉल सी हो,
तो ये जो सभी ट्रेड्स थे वो एक ही जीन के बीच में जो थी इंटरेक्शन थी, एक ही जीन के दो अलील्स के बीच में इंटरेक्शन थी। लेकिन हम जीन इंटरेक्शन में पढ़ेंगे जहां पर दो अलग अलग जीन्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, यानी कि दो जीन्स जो दो अलग क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट हैं, जैसे ए और यहाँ पे बी, इन दोनों के बीच में कैसे जो है वो इंटरैक्शन होगी। दिस इज कॉल्ड एज द नॉन अलीलिक इंटरैक्शन एंड योर सिलेबस हैव एन एग्जांपल दैट इज द एपिस्टेसिस, जो डिटेल में बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज द प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ जीन। प्लियोट्रॉपी मीन्स मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन। अभी तक हमने जो ऊपर एग्जांपल्स किए उनमें क्या था, उनमें जो था हर एक जीन का एक इफेक्ट है, जैसे कि कैपिटल टी जो है, जैसे कि कैपिटल सो नेक्स्ट इंटरैक्शन इज द प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट। प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट यानी कि मल्टीपल इफेक्ट। अभी तक हमने जितने भी जीन्स देखे उसका एक जीन, एक जो हमारा ट्रेट था, एक हमारा फैक्टर जो था उसका एक इफेक्ट था। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ए जो है वो ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, बी ब्लड ग्रुप को, टी जो है वो टॉलनेस को करेगा, आर जो है वो फ्लावर कलर को कर रहा था मिराबलिस चिलापा में। लेकिन अभी जो हमारी नेक्स्ट इंटरैक्शन है उसमें है मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन। मीन्स एक सिंगल जीन जो है उसके बड़े सारे इफेक्ट है। ठीक है, एक जीन जो एक क्रोमोसोम के किसी लोकाई पे प्रेजेंट है उसके बहुत सारे हमें इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और दैट वी विल कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट। एंड एग्जांपल इज द सिकल सेल एनीमिया, दिस लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसे। नेक्स्ट इज द पॉलीजीन्स। पॉलीजीन्स यानी कि जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बड़ी सारी जीन्स होंगी। अभी तक हमने क्या देखा था कि एक जो जीन है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब बहुत सारे जो आपके जीन पेयर हैं वो एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उसे हम पॉलीजीन्स कहते हैं। एंड एन एग्जांपल इज द स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? अभी तक हमने ये देखा कि हमारा अगर ये हमारा सेल है, सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारी जीन्स होती हैं ऑन द क्रोमोसोम। दीज कंट्रोल ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द सेल। ठीक है, सेल और बाद में ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को यही कंट्रोल करता है। बट in case of the cytoplasmic inheritance, some traits are being controlled by the genes which are present in the cytoplasm called as the plasma genes. ठीक है, प्लाज्मा जीन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं और वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती हैं और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो इसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये भी हम बाद में डिटेल में करेंगे, हमें पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। इसका एग्जांपल है शेल कॉइलिंग इन स्नेल। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है? अलग होना। ठीक है, डिफरेंसेस। अब आप जो है वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, आपकी सिस्टर आपकी आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, योर ब्रदर इज नॉट आइडेंटिकल टू यू बट ही इज सिमिलर टू यू। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएशन? वो रीजंस क्या है जिसकी वजह से जो है वो चेंजेस आते हैं या डिफरेंसेस आते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक वेरिएशन। इट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डीएनए सेगमेंट्स। या तो डीएनए सेगमेंट्स में ही डिफरेंस आ जाता है या थोड़ा सा जीन्स के स्ट्रक्चर्स में जो है डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो थोड़ी डिफरेंस उसमें हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में हो या दो ब्रदर्स हो या ही एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म हो, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, राइट? Because due to the differences in the small differences in the DNA segment or sometime differences in the structure of the chromosome or differences in the number of the chromosome. मतलब कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ अलग हो जाता है उन ऑर्गेनिज्म में। डीएनए लेवल पर भी हो सकता है, क्रोमोसोम लेवल पर भी जो है वो हो सकता है। ये डिटेल में हम करेंगे बाद में, लेकिन जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसकी टाइप्स की बात करें, फर्स्ट इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम एसएनपी भी कहते हैं। दिस अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए। अब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहाँ पर नेक्स्ट लेसन है दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में करेंगे। लेकिन जो हमारा एसएनपी है यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वो किसकी वजह से होता है? जब डीएनए के सेगमेंट में, किसी डीएनए के सेगमेंट में एक हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ज्यादातर जो इसका सबसे
कॉमन एग्जाम्पल वो है कि हमारा जो साइटोसिन है दैट इज रिप्लेस बाय द एडेनिन। जब साइटोसिन एडेनिन से रिप्लेस हो जाएगा तो हमारी जो है वो वेरिएशन आ जाएगी एक जगह पर डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट पे, राइट। नेक्स्ट रीजन फॉर वेरिएशन इज द म्यूटेशन। Next type of variation is mutation. What are mutation? Mutation are the sudden, non-directional, inheritable changes in the genetic material. अचानक होने वाले, किसी भी डायरेक्शन में होने वाले, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दे आर इनहेरिटेबल. इनहेरिटेबल मीन्स दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑस्प्रिंग्स. कि ऐसे चेंजेस जो कि पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग्स में पास ऑन हो सकते हैं, पास ऑन होते हैं, और ये चेंजेस जो है वो अचानक होते हैं और जेनेटिक मटेरियल में होंगे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाता है, इसलिए ये जो चेंजेस आते हैं जेनेटिक मटेरियल में वो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ही चले जाते हैं. सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज द म्यूटेशन. Now, what are the causes for the genetic variation? First is the independent assortment. Independent assortment means कि allele जो है अपने आप को अलग अलग assort करेंगे. जैसे हमारे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, एक जो है सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है. तो बेटा अब ये जो 46 क्रोमोसोम है इसमें बहुत सारे हमारे अलील्स हैं जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अब वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले डिफरेंट अलील जो हैं, जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे. ठीक है, जैसे आपके पास जो है 23 पेयर्स ऑफ शूज हैं. ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना इसको. हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ शूज हैं. अब हमने जो है अब इसको अरेंज करना है इस तरह से, हमने उसको 10 ग्रुप्स में अरेंज करना है. 1 2 3 4, आपको 10 ग्रुप्स में, जैसे यहाँ 5 बना दिए मैंने, 5 ग्रुप्स में अरेंज करना है. अब जरूरी नहीं है कि आपने एक पेयर के जो शूज है, जैसे हमारे 2 रेड शूज है, उनको इकट्ठे रखना है, ऐसा नहीं है. आपने एक रेड शूज को जो है वो किसी और के साथ मिक्स कर देना है, दूसरे शूज को किसी और के साथ मिक्स कर देना है. कुछ भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, बट होने क्या चाहिए, पेयर होना क्या चाहिए, पेयर होना चाहिए. तो ऐसे ही हमारे जो है गैमीट्स में होता है कि अल्टीमेटली हमारे गैमीट्स में होंगे तो 23 क्रोमोसोम ही, बट उसके ऊपर जो अलील्स है उसकी कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाता है, दैट गॉड नोज. ठीक है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, जिसकी वजह से वेरिएशन जो है 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स के बीच में आ जाता है. नेक्स्ट इज द क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन. यू ऑल नो दैट मियोसिस का जो हमारा प्रोफेज 1 का पैकेटीन स्टेज है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से नए नए कॉम्बिनेशन जो है आगे ऑफस्प्रिंग्स में बनते हैं. ये भी हम जब चैप्टर डिटेल में आएगा तब करेंगे. अनदर कॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज म्यूटेशन. म्यूटेशन आपको पहले ही बता दिया, इट इज द सडन, नॉन डायरेक्शनल एंड इनहेरिटेबल चेंज. अचानक होने वाला इनहेरिटेबल चेंज जो कि जेनेटिक मटेरियल में आ जाता है, एंड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. And the last one, reason for the variation is the natural selection. You all know Darwin gave the theory of natural selection. That means the organism which are fit to their environment, जो अपने environment में अच्छे से adjusted हैं, अपने environment में अच्छे से fit हैं, they are being naturally selected by the nature and unfit individual are eliminated from the population. ठीक है, तो उसकी वजह से भी वेरिएशन आ जाती है. जो फिट ऑर्गेनिज्म होंगे वही सर्वाइव करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना. जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है वो धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, मॉस्किटो का एग्जांपल आप सभी जानते हैं. जैसे मॉस्किटो में डीटीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो जो है, अब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि जो हमारे डीटीटी जिसके सेंसिटिव हमारे मॉस्किटोज हैं वो कम बचे हैं. Right? Now, what is the significance of the genetic variation? This genetic variation that plays a very important role in the evolution. Evolution में भी बहुत रोल है इसका, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आएंगे, अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो आप नए एनवायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ऐसे ही एवोल्यूशन जो है हुआ है. और दूसरी बात है कि अगर आपने चेंजेस नहीं आए तो आप नए एनवायरमेंट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. तो वेरिएशंस आने की वजह से ही हमें हमारा सर्वाइवल जो है वो इजी हो जाता है, और हम जो है हमारे में अडेप्टेबिलिटी भी आती है. ठीक है, वेस्टर्न बेटुलेरिया का एग्जांपल हमने +2 में पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन में, उसको मैं भी करवाऊंगी जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे. वहां पर भी ऐसा हुआ था कि जो मौत अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गए थे वो सर्वाइव किए, जो नहीं हुए वो
खत्म हो गए। तो वेरिएशन जो है वो मोस्टली जो है वो बेनिफिशियल होती है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर लेसन नंबर 1, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स. In our next video we will study the molecular basis of the genetic information, that is the chapter number 2. तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है. कोई क्वेरी होगी तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है. वैसे ही इसमें पढ़ाए गए जितने भी कंसेप्ट हैं आपको अभी तो समझ नहीं आए होंगे इतने अच्छे से. आपको ये सारी चीजें, इवन जेनेटिक वेरिएशन जो है दोबारा से डिटेल में, क्योंकि आपका जो ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन है इसका अलग चैप्टर है, म्यूटेशन का अलग चैप्टर है, नेचुरल सिलेक्शन का अलग चैप्टर है. तो जब डिटेल में हम वो चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हमें जो है वो समझ आ जाएंगी, ठीक है. ओके, थैंक यू.